नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। अलमारी का सामान बिखरा पड़ा है और घर की महिलाएं जार जार रो रही हैं। ये सब देखकर यह अंदाजा तो आसानी से लग जाता है कि इस घर में चोरी हुई है। चोरी की ये तस्वीरें अजमेर के रामगंज थाना मंडी के चंदर वरदाई नगर हरिओम कॉलोनी की हैं। यहाँ सोहन लाल नाम के बैंक मैनेजर पहाड़गंज स्थित अपनी पुश्तैनी मकान पर गए हुए थे और इधर दिन दहाड़े ही चोरों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। पहले तो चोरों ने घर का ताला तोड़ा और फिर अंदर रखी अलमारी से करीब 25 तोला सोना और 50,000 की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित बैंक मैनेजर ने चोरी की इस वारदात की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी है और पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कोई पैतृक मकान दूसरा है पहाड़गंज में, वहाँ ये लोग गए हुए थे। जब ये 6 बजे शाम को आए थे, उनके घर के ताले टूटे हुए थे। लगभग 20 से 25 तोला सोना है और 50,000 रुपये नकद बता रहे हैं। इस तरह की घटना होना क्षेत्र में काफ़ी लोगों में, आमजन में बह है। इस तरह की वारदात अगर आए दिन होगी, अभी कुछ दिन पहले भी हुई थी, तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि दिन दहाड़े इस तरह की चोरी होना कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसलों को बुलंद प्रतीत होता है। जैसलमेर में एसपी के कॉलेज और एमएल सांवल बालिका महाविद्यालय में 70% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। खास बात यह है कि इन दोनों कॉलेज के तीनों संकाय कला, विज्ञान और वाणिज्य विभाग में भी शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों की कमी की वजह से दोनों कॉलेज में पढ़ने वाले करीब 2000 स्टूडेंट्स की किस्मत अब राम भरोसे है। एक तो कोरोना की वजह से पहले ही पठन पाठन का काम बाधित हुआ था और अब ये स्टूडेंट शिक्षकों की कमी से परेशान हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे को शर्म की बात होती है कि बालिका शिक्षा के लिए बॉर्डर एरिया है, बालिकाओं को बाहर नहीं भेजा जा सकता। लड़के तो फिर भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया गया। आज की स्थिति में कुल व्याख्याताओं के सहाचार्य और सहायक आचार्य मिलाकर के 29 पद है, स्वीकृत पद है, जिसके विरुद्ध अभी 10 पद भरे हुए हैं। इसमें नई स्वीकृतियाँ भी शामिल है, नए विषय खुले हैं वो भी शामिल है और सब मिलाकर के अभी 10 पद भरे हुए हैं, 19 पद रिक्त है, जिनके लिए हमने आगे लिख रखा है। फर्स्ट डोज के टारगेट के मुकाबले हम 100% लक्ष्य हमने अर्जित कर लिया है। ये है कोरोना से जंग में मरुधरा के एक जिले का प्रदर्शन। देश कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज पूरी होने का जश्न मना रहा है, जिसमें मरुधरा के आदिवासी बहुल जिला प्रतापगढ़ ने भी एक खास मुकाम हासिल किया है और ये मुकाम है लक्षित समूह को 100% तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने की। प्रतापगढ़ जिले को कुल 6,52,000 का टारगेट दिया गया था, जिसके विरुद्ध कल शाम तक 6,53,500 लोगों को फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है एवं सेकेंड डोज 3,19,000 को लगाई जा चुकी है। फर्स्ट डोज के टारगेट के मुकाबले हम 100% लक्ष्य हमने अर्जित कर लिया है। कोरोना के संकट ने प्रतापगढ़ को ज्यादा प्रभावित नहीं किया था, लेकिन जब कोरोना से जंग की बात आई तो वहां के लोगों ने समझदारी दिखाई। जिला प्रशासन ने भी इस मामले में मुस्तैदी दिखाई और इसका सम्मिलित परिणाम ये बड़ी उपलब्धि है। उपचुनाव से ठीक पहले ये उपलब्धि चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ ही मतदाताओं को भी सुकून देने वाला है। अलकेश सनाढ्य, न्यूज़ 18 नेटवर्क, प्रतापगढ़। श्री गंगानगर रेलवे की ओर से जिला परिषद परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में रेसलर सरिता मोर का भव्य स्वागत किया गया। सरिता मोर के सम्मान समारोह में सांसद निहाल चंद के साथ स्थानीय नेताओं और अलग अलग संगठन के लोग भी मौजूद रहे। सरिता मोर को ये सम्मान वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की वजह से मिला है। आपको बता दें कि सरिता मोर ने नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने स्वीडन की पहलवान सारा लिंडनबोर को 8-2 से हराकर 59 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। खास बात यह है कि वो छठी भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय कुश्ती खिलाड़ी और ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ओस्लो नॉर्वे में आयोजित की गई थी, जिसमें मैंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। हमारी बेटी गंगानगर में जो रेलवे में टीटी है वो जीत के लेके आई है। आज पहली बार गंगानगर आई है। हम सब ने मिलके उनका स्वागत किया है और हम सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है कि आने वाले समय में
वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। एक बहन जब यहाँ से कांस्य पदक जीत के आई है तो एक मैं समझता हूँ कि दूसरी बहनों के लिए भी ये एक बहन का संदेश गया है। कोरोना संक्रमण का खौफ कम होने के बाद चित्तौड़गढ़ में नीलिया महादेव गौशाला समिति इस बार दीपावली को स्पेशल बनाने की मुहिम में लग गई है। इस मुहिम के तहत चित्तौड़गढ़ के भगवान चार भुजानाथ के 1008 मंदिरों में गाय के गोबर से बने दीपक जलाए जाएंगे। हर मंदिर में 108 दीपक लगाए जाएंगे। ऐसा करने के पीछे का मकसद है दीपावली से चित्तौड़गढ़ जिले में गायों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। खास बात यह है कि इस आयोजन को लेकर समिति के पद अधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मंदिर में गाय के गोबर से बने दीपक भेंट कर रहे हैं। इन लोगों की योजना 1008 गांव तक दीपावली पर गोबर के दीपक भेंट करने की है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार भी अपने कामधेनु दीपावली महोत्सव के तहत चित्तौड़गढ़ किले के दुर्ग पर 1.25 लाख दीपक का प्रज्वलन किया था। इसी प्रकार इस वर्ष भी हम कामधेनु दीपावली महोत्सव के तहत 1008 जो चार भुजानाथ सहस्त्र दर्शन है, ऐसे 1008 ठाकुर जी के स्थानों पर 108 दीपक के माध्यम से कामधेनु दीपावली महोत्सव बनाने वाले हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में नाबालिग के रेप मामले पर लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये वारदात 3 दिन पहले की है, जहां 7 साल के एक बच्चे का रेप हुआ था, जिसके बाद पुलिस पर मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाते हुए कई लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठन शामिल हुए। हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिस वालों पर जल्द कार्रवाई की मांग भी की। SHO रंजीत नगर थाने के बर्खास्त हो, क्योंकि उनका जो पूरा रवैया रहा है पिछले 48 आवर्स में बहुत खराब रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ एक फोटोग्राफ से ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हमारे जो टीम्स थी वो काफ़ी मेहनत से लगातार दिन रात एक करके 36 घंटे तक लगी रही। बताया गया है कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को उस इलाके के 100 से भी ज्यादा CCTV खंगालने पड़े। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री TS सिंहदेव के समर्थक आपस में भिड़ गए। जिस वक्त ये घटना हुई, मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का मौजूद थे। उनके सामने ही दोनों गुटों के समर्थक आपस में उलझ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मंच पर बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस मारपीट से पहले कार्यक्रम में पहुंचे जशपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने मंच से ही कांग्रेस आला कमान को 2.5 साल का वादा याद दिलाते हुए TS सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। लेकिन वहां मौजूद भूपेश बघेल के समर्थकों की ये बात अखर गई और कुछ समर्थकों ने पवन अग्रवाल से माइक छीनने की कोशिश करते हुए धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस धक्का मुक्की में पवन अग्रवाल गिरते गिरते बचे, जिसे देख TS सिंहदेव के समर्थक भी उग्र हो गए और वो लोग भी मंच पर पहुंच गए। कुछ देर चले हंगामे के बाद जब मामला शांत हुआ तो पवन अग्रवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के लिए भूपेश बघेल खेमे के विधायक यूडी बिंज को जिम्मेदार ठहराया। इस बात को मैं वहां रख रहा था, इसी से क्षुब्ध होकर के विधायक के लोगों ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरे साथ धक्का मुक्की की। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्माता प्रकाश झा के साथ बदसलूकी की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने न केवल उन पर स्याही फेंकी, बल्कि वेब सीरीज की टीम के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। साथ ही वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इस हमले में 4 से 5 कर्मचारियों को चोट लगी है। विरोध करने वाले बजरंग दल के पदाधिकारियों ने प्रकाश झा पर आरोप लगाया है कि वो आश्रम 3 वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें फिल्म का नाम बदलना होगा, नहीं तो भोपाल में शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। घटना के दौरान वेब सीरीज के एक्टर बॉबी देओल भी मौजूद थे। आप यहाँ की भूमि का उपयोग हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए करेंगे। आपकी फर्स्ट मूवी में क्या दिखाया गया आश्रम के अंदर कि बहन बेटियों को, महिलाओं का शोषण आश्रम के अंदर होता है। क्या यही आश्रम व्यवस्था है? प्रकाश झा उनके कुटुंब परिवार के पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से आश्रम व्यवस्था चल रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां चोरी के आरोपी की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी।
बताया जा रहा है कि ये आरोपी बाजार जा रही एक महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहा था। वारदात के वक्त उसका एक दोस्त भी उसके साथ था, जो किसी तरह वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर सब मिलकर उस पर टूट पड़े। किसी ने मुक्के बरसाए तो किसी ने लात मारी। गुस्साए लोग उसके दोस्त के बारे में उससे लगातार पूछते रहे, जो भाग चुका था। थोड़ी देर में वहां कई लोग जुट गए। इस दौरान कुछ लोग तो उसे और मारने के लिए उकसाते रहे, तो कुछ ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर लोग उसे सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी काफी देर तक पिटाई की। बाद में लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उसके दोस्त की तलाश शुरू कर दी। दरअसल त्योहारों के मौसम में जहां बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, तो वहीं इस तरह के बदमाश भी मौके की तलाश में रहते हैं। हालांकि इस बार भी उसी भीड़ की वजह से ये बदमाश पकड़ा गया, जो महिला के साथ लूटपाट कर भागने की फिराक में था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों पर एक पुलिस वाले से मारपीट का आरोप लगा है। बताया गया है कि ये सभी चारों आरोपी सार्वजनिक जगह पर शराब पी रहे थे और जब पेट्रोलिंग पर निकले पुलिस वालों ने इन लोगों को ऐसा करने से रोका तो नशे में धुत दबंग पुलिस वालों पर ही टूट पड़े। किसी ने उसे थप्पड़ मारे तो किसी ने डंडे से पिटाई की। हालांकि पिटाई से बचने के लिए पुलिस वाले ने मौके से भागने की कोशिश भी की, मगर आरोपियों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और फिर उस पर थप्पड़ और घूंसे और डंडे की बरसात कर दी। इस घटना के वक्त आसपास कुछ लोग भी वीडियो में नजर आए, लेकिन किसी ने भी दबंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पास के थाने से पुलिस टीम पहुंची और उसने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। कुछ लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे, जहां पर कि 2 हमारे कांस्टेबल गए, उनको जब रोकने का प्रयास किया, उन्होंने कांस्टेबल के साथ मारपीट की, अभद्रता की। बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक टीम बना दी, जिसने फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज कर दी है। पीएम मोदी का मास्क पहने और वैक्सीनेशन का संदेश वाले कटआउट लिए ये लोग जश्न मनाने जमा हुए हैं। ये जश्न है देश में 100 करोड़ कोविड प्रोटेक्शन टीके का। मोदी मास्क पहने इन लोगों की ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से आई है, जहां 100 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर 100 लोगों ने मोदी मास्क पहनकर खुशी का इजहार किया और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। 16 जनवरी के बाद से अब तक कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं और उसी कड़ी में लोग अपनी अपनी तरह से खुशियां मना रहे हैं। कोरोना के विकट काल में विश्व के जो बड़े बड़े देश जो काम न कर पाए, मोदी जी के देश निष्ठा ने वो काम कर दिया। 100 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इतने कम वक्त के अंदर वैक्सीनेशन से उनको वैक्सीन देना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरा देश आज जिस प्रकार से मोदी मय हुआ है, मोदी मास्क एक प्रतीक है। देश की पहली मेट्रो सर्विस में नॉन एसी कोच को अलविदा कह दिया गया है। कोलकाता मेट्रो ने अपनी 37वीं स्थापना दिवस के मौके पर नॉन एसी कोच को बाय बाय कह दिया। खास बात यह है कि इन डिब्बों में से कुछ डिब्बे 1984 में देश की पहली भूमिगत रेलवे की स्थापना के समय से ही सेवा में थे। नॉन एसी कोच की विदाई समारोह के मौके को खास बनाने के लिए महानायक उत्तम कुमार स्टेशन पर डाउन द मेमोरी लेन नामक एक फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए इस रेक में हमने एक फोटो एग्जीबिशन डाउन द मेमोरी लेन विच इज़ डिपिक्टिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मेट्रो रेलवे, उसको ऑर्गेनाइज किया है। आपको बता दें कि कोलकाता मेट्रो की आधिकारिक शुरुआत तो 1984 में हुई थी, लेकिन इसे बनाने का प्रस्ताव ब्रिटिश राज में ब्रिटिश इंजीनियर हार्ले डॉल रिपल ने 1921 में ही दे दिया था। उन्होंने कोलकाता में अंडरग्राउंड ईस्ट वेस्ट ट्यूब रेलवे का प्रस्ताव दिया था। लंबे समय तक ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, क्योंकि बार बार फंड को लेकर दुहाई दी जाती थी। इस प्रोजेक्ट के काम में असली तेजी आई 70 के दशक में। मेट्रो के काम में तेजी आई और कोलकाता में पहली मेट्रो 1984 में चली थी। हाईटेक इंजीनियरिंग का नमूना देखना हो तो तमिलनाडु में बन रहे पंबन ब्रिज के निर्माण से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। इस पुल के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसे सितंबर 2021 तक पूरा किया जाना था, लेकिन कोविड के चलते देर हो गई और अब सरकार ने नया लक्ष्य मार्च 2022 तय किया है। इस रेलवे ब्रिज की कुल लंबाई 2.07 किलोमीटर होगी और उन श्रद्धालुओं के लिए ये वरदान साबित होगा जो रामेश्वरम धाम की यात्रा करना चाहते हैं। रामेश्वरम के साथ धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे और घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में तय होगी।
इससे पहले भी पुराना पम्बन ब्रिज था जो पम्बन द्वीप को भारत के मुख्य हिस्से से जोड़ता है। आने वाले समय में पुराना पम्बन ब्रिज बंद कर नया वर्टिकल लिफ्ट पम्बन ब्रिज शुरू कर दिया जाएगा। इस शानदार पुल के निर्माण पर लगभग 280 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नए पम्बन ब्रिज का निर्माण रेलवे विकास निगम लिमिटेड कर रहा है और ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। नया पुल पुराने पम्बन ब्रिज के समांतर बनाया जा रहा है। पुल के निर्माण में अति आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पुल का निर्माण ऐसे हो रहा है कि ठीक बीच में ब्रिज का हिस्सा काफी ऊंचाई में उठा है ताकि उसके नीचे पानी के जहाज आसानी से पार कर सकें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में घूमने गए 50 से ज्यादा सैलानियों को सही सलामत बचा लिया गया। ये सभी लोग वहां खराब मौसम और बर्फबारी के बाद फंस गए थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद प्रशासन की ओर से इन पर्यटकों की मदद के लिए एक टीम भेजी गई, जो बर्फ से ढके रास्तों और पहाड़ों को पार कर इन लोगों तक पहुंची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन ये काम इस टीम के लिए इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि बर्फ की वजह से रास्तों पर फिसलन और खड़ी चढ़ाई से सैलानी पस्त पड़ चुके थे। मगर राहत टीम ने भी हार नहीं मानी और सभी पर्यटकों को सुरक्षित बर्फ से बाहर निकाल लिया। शाबाश, पहुंच गए अब। इसके बाद इन लोगों को एक कैंप में लेकर आया गया, जहां कुछ महिलाओं के एक संगठन ने इन सैलानियों को ठंड से बचाने के लिए आग और खाने पीने का इंतजाम किया। दूसरे की महिला मंडल वालों ने उनके लिए खाना, चाय वगैरह सारा हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है। सैलानियों की हालत में सुधार होने के बाद सभी को छोटी बसों में बैठाकर उनके घर रवाना कर दिया गया। घर जाने की खुशी इन लोगों के चेहरे पर साफ नजर आई। कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में शनिवार से ही बर्फबारी जारी है। घाटी के गुलमर्ग, सोनबर्ग, पहलगाम, शोपियां और गुरेज का इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। लद्दाख के मीनामार्ग और द्रास में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि शोपियां जिले को राजौरी और पुंछ से जोड़ने वाले मुगल रोड को खोलने की कोशिश जारी है। बर्फ गिरने से सभी इलाके बर्फ की मोटी चादर से घिर गए हैं। सड़कों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, मैदान पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कुलगाम, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनबर्ग, द्रास और कारगिल से आ रही हर तस्वीर में बर्फ ही नजर आ रही है। इस बर्फबारी से वादियां एक बार फिर बेइंतहा खूबसूरत हो गई है। इस नज़ारे को देखने के लिए कई सैलानी भी कश्मीर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि गुलमर्ग में बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं, लेकिन कश्मीर के कई इलाकों में लोगों को मौसम की दोहरी मार भी झेलनी पड़ी है। सड़कों पर बर्फ की चादर भिज जाने की वजह से यातायात पर खासा असर पड़ता है। हर कौम रास्त राहे दीने बक़िबला गाहे मन क़िबला रास्त करदम। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 2 दिनों के सूफी संगीत उत्सव का समापन हो गया है। डल झील के किनारे शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिनों के इस कार्यक्रम का नाम जम्मू कश्मीर की रूह रखा गया था। इस कार्यक्रम में दिल्ली घराना के वसस्त इकबाल सहित सूफी संगीत से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की थी। जिस तरह से लोग आज घबराते हैं या एक लोगों का परसेप्शन है, मैं ये कहना चाहूँगी कि तसव्वुफ़ हर मसलहत का हल है और यकीनन तसव्वुफ़ से ही आप खुदा को पा सकते हैं, आप हकीकत से उसको नहीं पा सकते। कलाकृति ऐसी कि देखकर दिल बाग बाग हो जाए, मन करे घंटों निहारते रहें। प्रभु राम, माता सीता और हनुमान की ये मनमोहक कलाकृति की तस्वीरें अयोध्या के अवध इंटरनेशनल स्कूल से आई हैं। खास बात यह है कि इस कलाकृति के निर्माण में 11 तरह के 125 क्विंटल अनाज का इस्तेमाल हुआ है और इसे 60 बच्चों ने 2 दिनों की अथक मेहनत से बनाया है। यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने इस कलाकृति को देखकर कहा कि भगवान राम का जिस तरीके से चित्रण किया गया है वो बहुत ही अकल्पनीय और अतुलनीय है। खास बात यह है कि यहाँ खिलता कमल जन कल्याण सामाजिक सेवा राजस्थान की ओर से एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं, सजा दो
राम आए। जिस तरह से घंटों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि दिवाली के मौके पर अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव का आयोजन बेहद खास होने वाला है। योगी सरकार इस साल 5वां दीपोत्सव मनाने जा रही है। दीप उत्सव के लिए तैयारी हो रही है, पूरा पेंट हो रहा है आम की पैड़ी। तो बहुत खुशी की बात है ये कि अयोध्या धाम में आके अपना दिया जलाते हैं सरजू महारानी के तीरे, ये बहुत शुभ कामना है। बताया जा रहा है कि इस बार अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम ऐतिहासिक होने वाला है। दीपोत्सव पर इस बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के स्वरूप पुष्पक विमान से सरयू घाट पर आएंगे। इसी दौरान आकाश से पुष्प वर्षा कराई जाएगी। साथ ही रामकथा पार्क में राज तिलक किया जाएगा। इस दौरान लोक कलाकारों की ओर से रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा। घाटों, मठ और मंदिरों पर करीब 7 लाख दिए जलाए जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। चीन ने भूमि सीमा क्षेत्रों के संरक्षण को लेकर एक नया कानून बनाया है। ये कानून भारत के साथ चीन के सीमा विवाद पर असर डाल सकता है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनपीसी ने संसद की सत्र की समापन बैठक में इस कानून को मंजूरी दी है, जो अगले साल 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इस कानून के मुताबिक चीन के जनवादी गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता अटूट और अनुल्लंघनीय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन क्षेत्रीय अखंडता और भूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए उपाय करेगा और क्षेत्रीय संप्रभुता और भूमि सीमाओं को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य से बचाव करेगा। इस कानून में ये भी कहा गया है कि समानता आपसी विश्वास के सिद्धांत का पालन करते हुए चीन विवादों और लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दों को पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के माध्यम से हल करेगा। आपको बता दें कि भारत और भूटान 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन को अभी सीमा समझौतों को अंतिम रूप देना है, जबकि बीजिंग 12 अन्य पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद सुलझाने का दावा करता है। पिछले हफ्ते भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास हुई घटनाओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति को बुरी तरह से भंग किया है और इसका स्पष्ट रूप से संबंधों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कोलंबिया में ड्रग्स की तस्करी करने वाले सबसे बड़े तस्कर और देश के सबसे बड़े अपराधी गिरोह के सरगना को पकड़ लिया गया है, जिसकी न केवल कोलंबिया बल्कि अमेरिका को भी तलाश थी। ओटोनियल के नाम से जाने जाने वाले डिएरो एंटोनियो उसागा का सुराग देने के लिए कोलंबिया सरकार ने $8 लाख यानी लगभग 6 करोड़ का इनाम रखा हुआ था, जबकि अमेरिका ने उसके सिर पर इससे कई गुना ज्यादा $50 लाख यानी लगभग 37.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। ओटोनियल को सेना, वायुसेना और पुलिस के एक संयुक्त अभियान में पकड़ा गया है। खास बात यह है कि ओटोनियल की गिरफ्तारी का ऐलान खुद कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुके ने किया। उन्होंने टीवी पर इसे एक बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा, हमारे देश में ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध ये इस सदी में किया गया अब तक का सबसे बड़ा आघात है। ओटोनियल को पश्चिमी उत्तर कोलंबिया में पनामा से लगी सीमा के पास एलो ओकिया प्रांत में स्थित एक ग्रामीण इलाके में उनके भूमिगत ठिकाने से पकड़ा गया। इस अभियान में 500 सैनिक शामिल हुए, जिन्हें 22 हेलीकॉप्टर से मदद दी जा रही थी। इस अभियान में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।